आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है कि सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबद्ध हैं। अस्थाई बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन सी। दोस्तों, सर टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने हैं, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन लॉरेंस या लॉर्ड वेलेस्ली। तो उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों, वर्ष याद रखिएगा 1793, 1793। दोस्तों, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त या इसको इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, इस व्यवस्था को प्रारंभ किया था। तो याद रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी या मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। तो सही उत्तर मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी, ऑप्शन डी। दोस्तों, याद रखिएगा कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी के कुछ भागों में लागू किया। इसके अंतर्गत या ये जो व्यवस्था थी पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग यानी कोडागू कर्नाटक में भी लागू की गई थी। तो मुख्य रूप से आप जान लीजिए दोस्तों, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों ने जो है ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था और साथ ही इसके अतिरिक्त ये व्यवस्था पूर्वी बंगाल, असम और कर्नाटक के कुर्ग में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि असम में चाय कंपनी। दोस्तों, याद रखिएगा, असम में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? वर्ष हैं आपके सामने 1835 में, 1837 में, 1839 या 1841 में। तो सही उत्तर 1839। दोस्तों, याद रखिएगा कि असम में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना 1839 में हुई और ये कंपनी 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी और नजीरा, असम में इस कंपनी का मुख्यालय बनाया गया था। तो याद रखिएगा 1839 में सबसे पहले असम में चाय कंपनी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? आपको बताना है। ये प्रश्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आप सभी जानते हैं, ऑप्शन बताने की आवश्यकता नहीं है। आर्थिक दोहन का सिद्धांत सबसे पहले दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में ड्रेन थियरी जो है या आर्थिक दोहन का सिद्धांत या निकास का सिद्धांत, इसको दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, एक आसान सा प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दादा भाई नौरोजी इसके लेखक हैं। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुर्व्यवस्था पर प्रकाश डाला और धन के बहिर्गमन या धन के निकास सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किया कि भारत का धन जो है वो हर माध्यम से या किसी न किसी माध्यम से ब्रिटिशों को प्राप्त हो जा रहा है और भारत जो है दिनों दिन गरीब होता जा रहा है। अगला प्रश्न है, यह विचार किसने व्यक्त किया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स या एडम स्मिथ। तो उत्तर है कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन सी। दोस्तों, याद रखिएगा कि कार्ल मार्क्स जो कि महत्वपूर्ण पाश्चात्य विचारक है, इसने ये विचार व्यक्त किया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति जो है ये घिनौनी है।
अगला प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? ऑप्शन है जमींदारों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ या व्यापारियों से। तो उत्तर आपका हो जाएगा जमींदारों से, ऑप्शन ए। दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त जो है वो जमींदारों के साथ किया गया था। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन, कर्नल बेयर्ड स्मिथ, लेफ्टिनेंट ब्लेन या कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। तो ये प्रश्न नया है, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है, लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सही उत्तर सर आर्थर कॉटन, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश जनरल और सिंचाई अभियंता थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था के लिए उल्लेखनीय कार्य किया था, इसलिए आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। तो याद रखिएगा आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था? ऑप्शन है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए कि आर्थिक तौर पर जो है ये 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था? ऑप्शन है भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण या नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। तो ये महत्वपूर्ण प्रभाव था 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का। दोस्तों आर्थिक रूप से 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण था। अगला प्रश्न है बेल्बी आयोग। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बेल्बी आयोग के सदस्य के रूप में कौन इंग्लैंड गया था? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद। तो उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन ए। याद रखिएगा 24 मई 1895 को बेल्बी आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग का प्रमुख कार्य भारत सरकार या भारत परिषद के राज्य सचिव के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सैन्य और नागरिक व्यय के प्रशासन और प्रबंधन की जांच करना है। इस आयोग के एक सदस्य के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले इंग्लैंड गए थे। अगला प्रश्न है शब्द इंपीरियल प्रेफरेंसेज का प्रयोग किया जाता था किसके लिए? आपको बताना है इंपीरियल प्रेफरेंसेज। तो सही उत्तर हो जाएगा भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता था। ब्रिटिश काल में इंपीरियल प्रेफरेंस शब्दावली का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायत या छूट के लिए दिया जाता था या किया जाता था। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। इसका कारण क्या था? भारी उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी या धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। दोस्तों ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश को प्राथमिकता दिया जाना था। और ब्रिटिश शासन के दौरान जो धनिक वर्ग था वो भू संपत्ति में निवेश करने को वरीयता देता था और उद्योगों में नहीं। इसी कारण उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। किस सन में या किस वर्ष में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है 1885, 1886, 1889 या सन 1900। तो सही उत्तर हो जाएगा 1885। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि तत्कालीन बंगाल सरकार ने बंगाल और बिहार में बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 लागू किया, जिसमें भू मालिक या जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया है। तो याद रखिएगा जो है
बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 जो है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित करने के लिए अधिनियमित किया गया था वर्ष 1885 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध था? आपको बताना है। ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। इसमें से आपको बताना है कि कौन से लोग ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे। तो सही उत्तर है अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। इसमें कॉर्नवालिस शामिल नहीं हैं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2 और 3 याद रखिएगा। दोस्तों, रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली के लिए लागू की गई एक प्रणाली था और अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले 1792 में जो है तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। टॉमस मुनरो ने 1809 में कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया और 1820 में मद्रास का गवर्नर बनने पर उसने इसे मद्रास में पूर्ण रूप से लागू किया। मुनरो के शिष्य एल्फिंस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया और संपूर्ण भारत के लगभग 51% क्षेत्र यानी मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम आदि में ये व्यवस्था लागू थी। और इस व्यवस्था यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना हक दिया, जिसके द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से सीधे या व्यक्तिगत रूप से भू राजस्व अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। 1836 के बाद विनगेट और गोल्ड स्मिथ के द्वारा इस व्यवस्था में सुधार किए गए थे। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन आपके दिए गए हैं और इसके आधार पर बताना है कि कौन से कथन सही हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त में किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, बिल्कुल सही है। सरकार रैयत यानी किसान को पट्टे देती थी, बिल्कुल सही है। और तीसरा है कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, बिल्कुल सही है। तो तीनों ही कथन आपके सही हैं, 1, 2, 3। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, याद रखिएगा कि दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तरह बड़े बड़े भूखंडों और बड़े जमींदारों के अभाव में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। इस व्यवस्था का सूत्रपात कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो ने किया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी ज़मीन का मालिकाना हक दिया जाता था, जो सीधे सरकार को कर देते थे। यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था सरकार और जो है रैयत यानी किसान के मध्य सहमति या संबंधों पर आधारित था। कर का निर्धारण भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद किया जाता था और भूमि सर्वेक्षण के बाद लगान के लिए किसान और सरकार के बीच एक समझौता होता था। किसान की सहमति के बाद उसे पट्टा दिया जाता था, जो भूमि पर उसकी निजी संपत्ति का प्रमाण होता था। अगला प्रश्न है, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो उत्तर है आपका रैयतवाड़ी प्रथा, ऑप्शन बी। दोस्तों, रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन है 1850, 1895, 1900 या 1905 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर सन 1900 में, याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम वर्ष 1900 में पारित किया गया था, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। जजमानी प्रथा ये उत्तर भारत में प्रचलित प्रणाली थी। 12 बलूट महाराष्ट्र में प्रचलित व्यवस्था थी। मिरासी, तो मिरासी जो है ये तमिलनाडु में और अडाडे ये कर्नाटक में प्रचलित थी ये व्यवस्था। तो सही सुमेलन 1, 3, 4, 2।
1342। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1342 ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो जजमानी प्रथा उत्तर भारत में, बारह बलूट महाराष्ट्र में, मिरासी तमिलनाडु में और अडाडे जो है ये कर्नाटक में ये प्रथा जो है प्रचलित थी। अगला प्रश्न है, अनुद्योगीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके दो कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन से कथन अनुद्योगीकरण के संदर्भ में सही हैं। देखिए, यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई थी, बिल्कुल सही है। और दूसरा है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया था। तो बिल्कुल सही कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। दोस्तों, भारत में अनौद्योगिकरण की प्रक्रिया 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा शुरू हुई थी। इससे जो है क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया गया और इससे ब्रिटेन की समस्त प्रजा को पूर्वी विश्व के साथ व्यापार की अनुमति प्राप्त हो गई और ये औद्योगिक क्रांति को विस्तार देने के लिए किया गया था। इससे भारत ब्रिटिश उत्पादों का बाजार बन गया था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। औरंग जो है राजकोष का प्रभारी, बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट और मिरासीदार राज्य का नामित राजस्वदाता, इनमें से कौन से सही सुमेलित हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर 2 और 3, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए, औरंग जो है ये फारसी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ गोदाम यानी गोडाउन होता है। औरंग जो है फारसी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ गोदाम होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर बिक्री से पहले माल का भंडारण किया जाता था। औरंग शब्द का प्रयोग कई बार कार्यशाला या वर्कशॉप के लिए भी किया जाता है। बेनियान या बनिया पारंपरिक वणिक समुदाय के व्यापारी थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में कंपनी और भारतीय कारीगरों के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। और मिरासी अरबी शब्द है जिसका अर्थ उत्तराधिकार होता था। रैयतवाड़ी प्रथा में सरकार द्वारा मिरासीदारों को राज्य का इकलौता नामित राजस्वदाता माना गया। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 2 और 3 आपके सही हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।